नमस्कार। मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरीके की निर्ममता केंद्रीय एजेंसियों पर दिखाती है और ममता अपने भ्रष्ट अधिकारियों या भ्रष्ट पार्टी कार्यकर्ताओं पर दिखाती है, वो अब जग जाहिर हो चुका है। ईडी के अधिकारी जब आईपैक कंपनी के दफ्तर में छापेमारी करने गए थे, तो ममता बनर्जी वहां पर अपनी सिक्योरिटी और पुलिस के डीजीपी के साथ पहुंच गई। उसने वहां पर ईडी के अधिकारियों को धमकाया और उन लोगों से प्रतीक जैन का मोबाइल और दूसरे दस्तावेज छीन लिए। जिसके बाद ईडी चली जाती है हाईकोर्ट, लेकिन हाईकोर्ट में उसको वांछित फैसला नहीं मिलता है। हाईकोर्ट कार्रवाई को 14 जनवरी के लिए टाल देता है, जबकि ईडी ने मांग की थी कि ये जो पूरा मामला हुआ है, इसकी सीबीआई जांच कराने का आदेश हाईकोर्ट करे। जब हाईकोर्ट से ईडी को राहत नहीं मिली, तो ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। लेकिन ममता बनर्जी भी इस मामले में कहीं पीछे नहीं थी और ममता बनर्जी ने अपने वकीलों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करा दिया। यानी कि उसने ये कह दिया कि ममता के खिलाफ या राज्य सरकार के खिलाफ कोई भी फैसला लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट को ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की सरकार को सुनना चाहिए। अब ये जो मामला है बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया है। इससे एक चीज बड़ी साफ होने वाली है कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट जिसकी तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है, वो वास्तव में बदल गया है या पुराने ही ढर्रे पर सुप्रीम कोर्ट चलेगा। क्योंकि ईडी ने जो याचिका डाली है वो आर्टिकल 32 के तहत मैंडामस की याचिका डाली गई है, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ये फैसला करना है कि अगर राज्य सरकार इसी तरीके से केंद्रीय एजेंसियों के काम में हस्तक्षेप करेगी, उन्हें धमकाने की कोशिश करेगी, उनको एक तरीके से अवरोध उत्पन्न करके अपराधियों को बचाने की कोशिश करेगी, तो फिर केंद्रीय एजेंसियां अपना काम स्वतंत्रता पूर्वक कैसे कर पाएंगी। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट जब भी मौका मिलता है, सीबीआई हो, ईडी हो या दूसरी जांच एजेंसियां हो, उनकी खिंचाई करने से कभी पीछे नहीं रहता है। चाहे कन्विक्शन के मामले हो या दूसरे मामले हो, बार बार जब भी मौका मिलता है सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज ईडी और सीबीआई की खिंचाई करते रहते हैं। लेकिन अब उन्हें यह साबित करना पड़ेगा कि वो संविधान के अनुरूप फैसले लेते हैं और जांच एजेंसी ने जो संवैधानिक प्रश्न उठाया है उसके पक्ष में खड़े होते हैं, या फिर सिब्बल जिसका कि पूरी संभावना है ममता बनर्जी की तरफ से, उसकी सरकार की तरफ से सिब्बल ही सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हुआ नजर आएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट इस बार सिब्बल के दबाव में आएगा या फिर केंद्रीय एजेंसियों के काम में अड़ंगा डालने के लिए ममता और उसकी सरकार के खिलाफ कोई फैसला दे पाएगा, ये तो आने वाली सुनवाई में पता चलेगा। लेकिन इससे एक और बड़ी चीज उजागर हुई है कि ममता बनर्जी ऐसा पहली बार नहीं कर रही है। आपको याद होगा, करीब 4 साल पहले की बात है, इसी तरीके से सीबीआई एक मामले की जांच करने के लिए कलकत्ता गई थी। उस मामले में जो कलकत्ता का कमिश्नर था, तत्कालीन कमिश्नर राजीव कुमार, वो लिप्त था और उसकी जांच करने जब सीबीआई पहुंचती है तो ममता बनर्जी अपनी पुलिस को उन सीबीआई अधिकारियों को गिरफ्तार कराने की कोशिश करती है। उन लोगों को डिटेन कर लिया जाता है और बड़ी मुश्किल से वो लोग छूट के आ पाते हैं। बाद में ममता बनर्जी उस पुलिस कमिश्नर के लिए धरना करती है, अनशन करती है और ये कहने की कोशिश करती है कि राजीव कुमार ने कोई भी अपराध नहीं किया है। ये लगभग वही रणनीति है जैसा केजरीवाल किया करता था। केजरीवाल का कोई नेता, कोई सहयोगी, कोई साथी जब फंस जाता था तो केजरीवाल भी इसी तरीके से ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटा करता था और उसी तरीके से न केवल ममता बनर्जी ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटने लगी है, बल्कि वो उन भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए ढाल का काम भी करती है। इसको लेकर केंद्र और राज्य के संबंध पहले ही तीखे हो चुके हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के राज्य के नेताओं ने भी इस पर बड़े आरोप लगाए हैं।
ये जो मामला है एक आई पैक नाम की पॉलिटिकल एडवाइजरी कंपनी है जो कि प्रशांत किशोर के ही एक सहयोगी ने वहां बना रखी है और इसके माध्यम से जो ईस्टर्न कोल फील्ड है उसमें कोयले की बहुत बड़ी तस्करी की जाती है। उसको लेकर इस कंपनी पर करोड़ों रुपए के हवाला और हेरफेर का मामला था जिसकी जांच सीबीआई और ईडी कर रहे हैं। ईडी उसी की छापेमारी के लिए वहां गई थी, लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी को पता चला, क्योंकि ये जो कंपनी है वो ममता के बेहद करीबी प्रतीक जैन की है और कहीं ना कहीं इसके तार ममता बनर्जी या उसके परिवार के सदस्यों या उसकी पार्टी के बड़े नेताओं तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि जैसे ही ममता को पता चला कि ईडी छापेमारी कर रही है, वो एकदम वहां पहुंच जाती है। ईडी अधिकारियों से दस्तावेज छुड़ा लिए जाते हैं। ईडी के अधिकारियों ने तो यहां तक दावा किया है कि वो 3 अधिकारी थे और उन्होंने जो कुछ रिकवरी की थी उस रिकवरी को न लिखने न रिकॉर्ड पर लेने का दबाव डीजीपी ने बनाया और ये कहा कि या तो ये लिख दो कि कुछ भी नहीं मिला है, अन्यथा हम तुम सबको गिरफ्तार कर लेंगे, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर की जाएगी। आप सोचिए कि जो पुलिस होती है, जो एजेंसियां होती हैं, चाहे राज्य की हो या केंद्र की हो, इनका काम अपराधियों को रोकना, भ्रष्टाचार को, बेईमानी को और जो दूसरे जघन्य अपराध होते हैं उन्हें रोकना होता है, न कि अपराधियों को बचाना। लेकिन हमारे देश में जो विपक्षी पार्टियों की सरकार है वो यही दिखाने की कोशिश करती है कि अगर केंद्रीय जांच एजेंसी किसी बड़े मामले की जांच कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो जो राज्य सरकार है, राज्य की पार्टी है, वो उनके आड़े आ जाएगी और अपराधियों को बचा ले जाएगी। ऐसा ही दिल्ली में केजरीवाल ने भी कराया था। कई मामलों में उसने जो जांच एजेंसियां थी उनके दफ्तरों में जाके दस्तावेज चुरवा लिए थे। अब ममता जो कर रही है, आरोप ये लगाया जा रहा है कि एक पेन ड्राइव है, प्रतीक जैन का मोबाइल फोन है जिसमें तमाम सबूत थे, वो सारे के सारी चीजें ममता ने अपने कब्जे में कर ली और सीधे तौर पर ममता ने जिस समय ये सब ड्रामा किया था उस समय भारत के गृह मंत्री को चैलेंज किया था। तमाम फालतू की बातें, गाली गलौज जैसी भाषा इस्तेमाल की गई और खुले तौर पर चैलेंज लगा के ये आरोप लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय सरकार है वो ममता बनर्जी के वोटर्स की डिटेल को चुराने का काम करा रही थी ईडी से। अब आप सोचिए कितनी हास्यास्पद बात है। जो डाटा सब जगह उपलब्ध है उसको प्राप्त करने के लिए अगर बीजेपी को या केंद्र सरकार को वो लेना होगा तो वो दूसरे एजेंसियों से ले लेगा, वो ईडी के माध्यम से क्यों लेगा? और वो भी तब जब पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में चुनाव होने हैं। इस तरीके की किसी भी हरकत से अगर फायदा मिलेगा तो स्थानीय सरकार को मिलेगा, क्योंकि लोगों की सहानुभूति उसके प्रति हो जाएगी। तो ये सब जो आरोप ममता बनर्जी लगाने की कोशिश कर रही है वो लोगों के गले उतरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ ईडी ने सबूत के साथ ये बताया है कि उनके अधिकारियों को प्रताड़ित करने की कोशिश की गई है, उनके काम में बाधा डाली गई है और जब इसको लेकर वो हाई कोर्ट में पहुंचे तो हाई कोर्ट से भी उनको कोई राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने इस मामले को 14 जनवरी के लिए टाल दिया, जबकि होना तो ये चाहिए था कि हाई कोर्ट को ही इस मामले में एफआईआर की इजाजत दे देनी चाहिए थी। लेकिन हाई कोर्ट में सभी हाई कोर्ट में जो जज बैठे हैं वो इतने निडर और इतने साहसी नहीं है जितने कि मद्रास हाई कोर्ट के जज दिखाई देते हैं। और वैसे हमारे देश की जुडिशरी का आप हाल जान ही चुके हैं कि किस तरीके से आतंकवादियों को बचाने के लिए रात के 2 बजे भी अदालतें खुल जाती है। तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत देने के लिए छुट्टी के दिन पहले एक अदालत बैठती है, वो बेंच उसकी जमानत खारिज कर देती है, फिर जो सीजेआई होते हैं वो दूसरी बेंच गठित करते हैं और वो तीस्ता को जमानत दे देती है।
मतलब तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत देना, आतंकवादी के लिए रात में सुनवाई करना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत की अदालतों के लिए। लेकिन ईडी जो कि केंद्रीय एजेंसी है जिसका काम भ्रष्टाचार की जांच करना है, उसके लिए क्या सोचते हैं हाई कोर्ट वो तो पता चल ही गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में, उसके काम के लिए कितना चिंतित है, कितना भ्रष्टाचार पर स्पष्ट सोच रखता है, ये इस मामले से साफ हो जाएगा। जस्टिस सूर्यकांत ने अभी कुछ अच्छे फैसले दिए, अच्छी अच्छी बातें की हैं, हालांकि उन पर पुराने आरोप तो हैं ही, लेकिन इस मामले से ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्या वो वास्तव में पूरी तरीके से जो कोर्ट फिक्सर कहे जाते हैं, जिनमें कुत्तों के दो वकील फेमस हैं, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, क्योंकि अभी जब कुत्तों की सुनवाई चल रही है तो यही दोनों सबसे ज्यादा मुखर होकर कुत्तों के मामले को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ये न केवल कुत्तों के वकील हैं बल्कि सभी भ्रष्टाचारियों के भी वकील यही दोनों होते हैं। राहुल हो, केजरीवाल हो, लालू हो या फिर ए राजा हो या दूसरे अन्य भ्रष्टाचारी हो, उन सबके केस लड़ने के लिए आपको यही दो चेहरे दिखाई देते हैं। और कितनी आसानी से ये अपने क्लाइंट को राहत दिला देते हैं वो भी सबको पता है। लेकिन क्या इस मामले में सुप्रीम कोर्ट इन दोनों के कुतर्कों को सुनेगा, या फिर ईडी के साथ जो कुछ पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया है, जो कुछ ममता बनर्जी करने की कोशिश कर रही है, उसको रोकने के लिए कोई सख्त आदेश पारित करेगा? ये तो जब सुनवाई होगी तभी पता चलेगा। सुनवाई अभी चूंकि सोमवार से पहले हो नहीं सकती, सोमवार तक तो वेट करना पड़ेगा। लेकिन यह संवैधानिक तौर पर एक बहुत ही गंभीर मामला है। बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि ममता बनर्जी जब ऐसे काम कर रही है तो केंद्र सरकार धारा 356 के अनुसार जो राज्य सरकार है उसे बर्खास्त क्यों नहीं कर देती। उसमें कई सारे पेच हैं, अगर बर्खास्त करेगी भी तो मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जिस तरीके की चुप्पी साधे बैठा है, ममता के खिलाफ अभी तक कोई भी कड़ा आदेश पारित करने में सुप्रीम कोर्ट ने जो ढिलाई दिखाई है, उससे साफ है कि अगर केंद्र सरकार ऐसी गलती करती है तो सुप्रीम कोर्ट से ममता की सरकार को बहाल कर दिया जाएगा। और ये एक तरीके से केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है, जिम्मेदारी हाई कोर्ट की है। जैसे मद्रास हाई कोर्ट डीएमके सरकार के तमाम असंवैधानिक फैसलों पर रोक लगा रहा है, उसको बार बार संविधान याद दिला रहा है, वही जिम्मेदारी कलकत्ता हाई कोर्ट की भी बनती है। लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट में ऐसा बहुत कम देखने को मिल रहा है कि वो राज्य सरकार के खिलाफ कोई फैसला ले पाता हो। एक दो मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के जजों ने फैसले लिए भी हैं, लेकिन उन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने रोकने का काम किया है। जैसा कि आरजी कर मेडिकल मामले में हुआ था, या फिर शेख शाहजहां वाले मामले में हुआ था। उन सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार के खिलाफ बड़ी नरमी दिखाई थी, क्योंकि वहां जो सामने वकालत कर रहा था, जो उसकी पैरवी कर रहा था, उस वकील का नाम है कपिल सिब्बल। ये इस देश की जनता के लिए बहुत ज्यादा सोचने वाली स्थिति है कि इस देश को जज नहीं चला रहे हैं, बल्कि सिब्बल और सिंघवी जैसे मोटी फीस लेने वाले जो वकील हैं वो अपने हिसाब से फैसले लेकर इस देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं जनता को जागने की जरूरत है। ये जो कॉलेजियम सिस्टम जिससे ये जज चुन कर आते हैं उसको खत्म करने की जरूरत है। एनजेएसी जैसी व्यवस्था लाने की जरूरत है। जुडिशरी में भी आईएएस पीसीएस जैसे एग्जाम के थ्रू जज चुने जाने चाहिए। और सबसे ऊपर तो इन वकीलों की दुकानदारी बंद होनी चाहिए। देश रूल ऑफ लॉ से चलना चाहिए, न कि रूल ऑफ लॉयर से। अभी पिछले 75-77 सालों में देश केवल और केवल रूल ऑफ लॉयर से चल रहा है, रूल ऑफ लॉ से नहीं। लेकिन दावे रूल ऑफ लॉ के ही किए जाते हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आप अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय